हाँ, तो सारे बच्चे जुड़ जाएं एक बार, कुछ स्टूडेंट बाकी है। ठीक है, 68 में से 17 आए अभी तक। इतने में हम डिस्कस करते हैं। माही त्रिवेदी, माही त्रिवेदी आवाज आ रही है माही? हाँ बेटा, चलो। कैन यू टेल मी वेयर कैन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस टेंस में करते हैं? बता सकती हैं आप? बताओ बेटा। वेरी गुड। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में और फ्यूचर सिंपल टेंस में प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। परिपाटीदार, क्या प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अलावा और कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है? हाँ, हाँ। चलो, और एनी अदर स्टूडेंट कैन टेल मी वेयर वी कैन यूज बी फर्स्ट? जो माही ने और परी ने बताया उसके अलावा और कोई बता सकता है कि सर यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम? मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किस सेंटेंस में करना होगा, मुझे एक ऐसा थोड़ा सा आइडिया बता दे। चलो मैं बताऊं आपको। जानवी, आवाज आ रही है मेरी? चलो, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ वेयर वी कैन यूज वी फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो माही ने बताया और परी ने भी बताया कि इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी यूज वी फर्स्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। ठीक है। सेकंड बताया फ्यूचर सिंपल में। किसमें? फ्यूचर सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो डू डज में हो, विल शेल में हो, और उसके जस्ट बाद अगर वर्ब की फॉर्म यूज करनी है तो वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मतलब डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल शेल के बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू विथ विच काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज बी फर्स्ट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। मतलब अगर आपने डू डज यूज किया है किसी सेंटेंस में, तो डेफिनेटली डू डज के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। दूसरा, यदि किसी सेंटेंस में विल और शेल का यूज कर रहे हो आप, तो वहां विल शेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है आपको। वी कैन नेवर यूज वी सेकंड और वी थर्ड विद विल शेल। विल शेल के साथ हम ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं विल शेल के बाद। यदि विल शेल का यूज किया है किसी सेंटेंस में और आपको लगे कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शेल में है, तो वहां पे वर्ब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जानी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। क्लियर दो बातें? हाँ। मैं मैं वहां तक आ रहा हूँ, मैं वहां तक आ रहा हूँ। मैं अभी जो समझा रहा हूँ केवल वो समझो, मैं वहां तक जा रहा हूँ। मैं वन बाय वन बताऊंगा। अभी तो बहुत सारे यूजेस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, वो सारे वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट यूज बताया कि वी फर्स्ट विद डू एंड डस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम डू और डस के साथ यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड बताया वी यूज वी फर्स्ट विद विल एंड शेल, यानी फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड, इफ यू एवर बीन आस्क्ड बाय समवन कैन वी यूज वी फर्स्ट इन पास्ट सिंपल। यदि आपको कभी कोई पूछे कि क्या हम पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यस ऑफ कोर्स we can use we first in past simple whenever we make negative or interrogative sentence of past simple, then we will use first verb की we first in past simple. okay, जब भी हम
पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, और डिड के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? डीड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको। कहीं पर भी डीड आ गया तो और उसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म यूज करनी है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बोल करके मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि एक पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस बोलता हूं मैं कि आई वेंट टू उदयपुर यस्टरडे। ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है मैंने, गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज की है। बट इफ आई नीड टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यदि इस सेंटेंस को मुझे इंटरोगेटिव और नेगेटिव में बदलने की जरूरत पड़ती है तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो मुझे डिड नॉट लगाना होगा इसमें, और डिड आया मतलब वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऊपर जो वेंट था वो वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज होकर के गो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू उदयपुर यस्टरडे, मैं कल उदयपुर गया था, इसी को मुझे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट गो टू उदयपुर यस्टरडे। ठीक है, अब टेंस तो वही है पास्ट, लेकिन मैंने वेंट की जगह गो कर दिया क्योंकि सेकंड सेंटेंस जो बनाया नेगेटिव उसमें मैंने एक हेल्पिंग वर्ब यूज की डिड, और डिड के बाद अगर मैं वेंट लगा देता हूं देन सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे डिड नॉट के बाद गो का यूज करना पड़ा। ठीक है, मतलब क्लियर है इसका कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? थ्री थिंग्स बताई मैंने कि वी यूज वी फर्स्ट विद डूडस, वी यूज वी फर्स्ट विद विल शेल, एंड वी यूज वी फर्स्ट विद डिड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में इफ यू आर यूजिंग a model auxiliary verb in a sentence, then you must use be first with model। यदि आप किसी सेंटेंस में कोई मॉडल यूज कर रहे हो, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव टू, हैज टू, डेयर टू, निड नॉट, यूज्ड टू, हेड, वुड रादर, हेड बेटर, इस तरह के जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है अगर वो किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो जस्ट आफ्टर द मॉडल वी कैन यूज ओनली बी फर्स्ट। मॉडल के जस्ट बाद हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई कैन, तो आई कैन जो है वो कैन, इसमें कैन जो मॉडल है, आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, तो कैन के बाद जो भी वर्ब यूज करोगे वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। आई कैन टीच, आई कैन गो, आई कैन सीट, आई कैन स्विम, आई कैन वॉच, आई कैन डांस। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो कैन यानी कैन एक मॉडल का एग्जांपल लिया मैंने कि इस तरह से कोई भी मॉडल आ गया तो उस मॉडल के जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। यदि आप इस तरह से वर्ड को बोल रहे हो, सेंटेंस को बोल रहे हो कि आई कैन टॉट, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है क्योंकि कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उधर आपने टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो वहां पे यूज नहीं कर सकते हो आप आई कैन टॉट। आप क्या कहोगे? आई कैन टॉच, आई कैन टीच। क्या कहोगे? आई कैन टीच। Now question is that if we need to use we third with model auxiliary verb, then what will we do? यदि किसी सेंटेंस में हमें मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी जरूरत केवल पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में पड़ती है कि किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वहां उस सेंटेंस में मॉडल क्यों नहीं हो तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस कंडीशन में आप उस मॉडल और उस वर्ब के बीच में बी का यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीजें मैं आपको बोल करके समझा रहा हूं अभी, ये सारी चीजें आपको बोर्ड पर वन बाय वन समझा जाएगी। आपको केवल मैं इतना समझा रहा हूं इसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डू डस के बाद, फिर करते हैं विल शेल के बाद, डीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बीच में पूछ सकते हैं क्वेश्चन।
कि सर ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस ऑल विल बी टॉट यू ऑन बोर्ड, बोर्ड पर सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आ गया सुन, आज हमारे पास थोड़ा स्टैंड की प्रॉब्लम है, स्टैंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ओरली सारी चीजें एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जब हम बोर्ड पे समझाएंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वी फर्स्ट। हम वी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है। चलो मुझे एक कोई भी स्टूडेंट बताएगा कि जो मैंने अभी बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कहाँ कहाँ होती है, आप मुझे रिपीट करके बताओ। चलो शरद बताएगा, ये शरद, शरद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। मैंने 3 यूज 4 यूज बताए, बताओ, आप रिपीट करो इसको। बिल्कुल। हाँ बेटा, वही फ्यूचर सिंपल में कह रहा हूँ, वो विल से भी है। फ्यूचर सिंपल के बाद यानी विल से के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रही है। वेरी गुड, कीप इट अप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, मैं एक और यूज बताता हूं कि कभी भी अगर आपने टू के जस्ट बाद अगर आपको कोई वर्ब यूज करनी है, टू के जस्ट बाद, ठीक है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनेगी और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर के एक नाउन बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं जहां टू के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, रेयरली, लेकिन मैक्सिमम टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर के एक नाउन बनाते हैं, ठीक है। टू गो, टू कम, टू प्लग, इस तरह की सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पर और क्लियर करूंगा। तो ये जो है वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूजेस है मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब एस और ईएस लगता है और कब एस और ईएस नहीं लगता है और क्यों ऐसा करने की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब लगाया जाता है प्रेजेंट सिंपल में? कैन यू टेल मी व्हेन वी नीड टू add s or es with the first in present simple tense? प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब लगाते हैं हम? बता बेटा। वेरी गुड। जानवी ने बताया कि when we use singular subject in a sentence in present simple tense, then we need to add as or es with we first। जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव यूज करते हो आप, यदि कोई प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। और कोई नेम है सिंगल, जैसे कमल है, मोहन है, राम है, तो इनके साथ प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो उस वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। अब ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा कि हमें प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वहां एस और ईएस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन बताएगा? दिया चौहान, कैन यू टेल मी? ओके, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो रूट फॉर्म है, जो आप देख रहे हो, जो ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे गो है, कम है, प्ले है, टेल है, डांस है, सीट है, ये सारी जो रूट फॉर्म है वो अपने आप में पहले से ही ऑलरेडी दे ऑल आर प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सारी जो फॉर्म है वो अपने आप में पहले से ही प्लूरल है, ठीक है। और जब इनके साथ आप कोई प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हो तो आपको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्ब है
वो सब्जेक्ट के नंबर से एग्री होनी चाहिए। ऐसा आपने प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो आपका सेंटेंस राइट है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम किसी सेंटेंस किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी है आपको, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो जितनी रूट फॉर्म है वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो उन वर्ब में आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, दे ऑल विल बी यूज एज इट इज, वो सारी वर्ब एज इट इज यूज की जाएगी। ठीक है, जब प्लूरल हो। बट इफ यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू चेंज द वर्ब आल्सो इन सिंगुलर वे। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो आपको उस वर्ब को भी सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब को आपको सिंगुलर कन्वर्ट करना है, तो सारी वर्ब मैंने कहा पहले से प्लूरल है, तो उनको सिंगुलर बनाने के लिए आपको करना होगा उसके साथ एस और ईएस ऐड करना होगा। जैसे गो है तो गो प्लूरल है, अब मैं कहूं कि गो को आप सिंगुलर बनाओ तो क्या करोगे, उस गो के साथ ईएस लगाओगे तो गो क्या बन जाएगा, गोस। अब वो गोस सिंगुलर बन गया। नाउ यू कैन यूज दिस वर्ब विथ सिंगुलर वर्ब। जैसे ही आया और ही के साथ आपको गो का यूज करना है तो ही गो आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि ही सिंगुलर है और गो प्लूरल है, तो सेंटेंस के साथ आपके वर्ब का नंबर एग्री नहीं है तो सेंटेंस गलत होगा। अब सेंटेंस के नंबर के साथ वर्ब का नंबर एग्री करने के लिए आपको वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, और किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब के साथ आप एस और ईएस ऐड करोगे। ठीक है, गो प्लूरल है, गो सिंगुलर है, प्लेस प्लूरल है, प्लेस सिंगुलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यदि आपको कोई पूछे और आपको यह किसी सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े कि वाई वी नीड टू एस और ई एस विद द फर्स्ट, बिकॉज वेन एवर वी नीड टू वर्ब यूज एज अ सिंगुलर वर्ब, जब भी हमें उस वर्ब को एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करने की जरूरत पड़ती है देन वी यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट। जब भी आप किसी वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना होगा। ठीक है, आपको मैं पूरा घुमा फिरा के उसका जो मैं जितना भी बोला उसका कंक्लूजन अगर आपको मैं एक वर्ड में बताना चाहूं तो आप किसी वर्ब को सिंगुलर में यूज करना चाहते हो तो उसके साथ एस और ई एस लगाना होगा तो ही वो सिंगुलर मानी जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? एस और ई एस का एक और रूल बता देता हूं कि एस और ई एस जब भी आप किसी वर्ब के साथ ऐड करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है, बट वेन एवर यू यूज एस और ई एस विद नाउन द नाउन विल बिकम प्लूरल। जब भी एस और ई एस का यूज किसी नाउन के साथ करोगे आप तो वो नाउन प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं कि पी एल ए वाई प्ले एक वर्ब है, यदि उसके साथ एस जोड़ते हो आप तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और जैसे उस वर्ब के साथ एस रिमूव करते हो आप तो वर्ब प्लूरल बनती है। ठीक है, लेकिन आप MONKEY मंकी जो कि नाउन है और मंकी नाउन है, विदाउट एस वो मंकी सिंगुलर है, और यदि मैं उसके साथ एस ऐड करता हूं तो वो मंकी प्लूरल बनेगा क्योंकि मंकी नाउन है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप एस और ई एस किसी नाउन के साथ ऐड करोगे तो नाउन प्लूरल बनेगा, और जब भी एस और ई एस किसी वर्ब के साथ यूज करोगे तो वर्ब सिंगुलर बनेगी। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये था एस और ई एस का रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सर हमें कब ईएस यूज करना है और कब एस यूज करना है, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि कब आपको ईएस लगाना पड़ेगा और कब एस लगाना पड़ेगा किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए? कैन यू टेल मी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके मैक्सिमम वर्ब्स ऐसी हो जिनके साथ अगर जो लास्ट जो जो लेटर है उस वर्ब का
उस लास्ट लेटर को देखना है, यदि वो कोई वोवेल है तो वहां पे आपको ईएस लगाना है, यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो वहां पे आपको एस लगाना है। कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं ऐसे जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कि किस किस कंडीशन में ऐसा होगा। बाकी मैक्सिमम टाइम आपको यही देख करके एस और ईएस लगाना है कि यदि जैसे पी एल ए वाई, तो वाई कॉन्सोनेंट में आता है, वहां पे आपको ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, वहां सीधा एस लगाना है आपको प्लीज। ठीक है। लेकिन जी ओ, तो जी ओ के बाद जो ओ है वो वोवेल है, तो वहां पे आपको ई एस लगाना है, गोज बनेगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सीओएमई को देख करके वहां भी कह देते हैं कि सर ई भी कॉन्सोनेंट वोवेल है, तो वहां भी ई एस लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि यदि सीओएमई लिखते हो आप और मैंने कहा कि वोवेल है तो ई एस लगेगा, तो ई ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा ई लगा करके उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वहां केवल एस जोड़ देना आपको। समझ में आया? सीओएमई रूल के अकॉर्डिंग तो वहां ई एस लगेगा, लेकिन ई ऑलरेडी है वहां पे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा ई जोड़ करके वहां लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां केवल एस लगा करके कम्स बनाना है वहां पे। ठीक है। दामिनी कैन यू हियर मी? दामिनी आवाज आ रही है मेरी आप तक? ओके। मैंने जितना भी आपको बोल करके जो एक्सप्लेन करने की जो ट्राई की है मैंने, उसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। बिना किसी हिचकिचाहट के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी स्टूडेंट को कह रहा हूं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो कि सर ये हो तो क्या होगा, या हमने ये पढ़ा था सर प्रीवियस क्लास में, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आपको कोई थोड़ा सा वेरिएशन लगे कि सर हमको ये समझाया गया था और आप ये समझा रहे हो, तो आप सारे डाउट्स क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है। ओजस्व गर्व, आवाज आ रही है मेरी? कृषा, कृषा भारद्वाज, कैन यू हियर मी? ओके। यहां तक जो चीजें बताई हमने, जो भी डिस्कस किया अभी, ये सारी चीजें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में थी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में कोई डाउट बताओ, चलो हम आगे बढ़ेंगे अब। मोहित सिंह राव। ओके, चलो ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो वर्ब लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी फॉर्म है जो केवल एक ही टेंस के एक ही सेंटेंस में यूज की जाती है, बाकी कहीं उसका यूज नहीं होता है। क्या आप बता सकते हैं वो टेंस कौन सा है और वो सेंटेंस कौन सा है? वेरी गुड। वी यूज वी सेकंड ओनली इन पास्ट सिंपल इन अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पूरी इंग्लिश में, बाकी कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। ठीक है। जब भी आप पास्ट के उस सेंटेंस को बोलना चाहते हो जो अफर्मेटिव है, तो वहां पे ही आपको पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बाकी कहीं पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि वी यूज वी सेकंड ओनली इन पास्ट सिंपल इन ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पूरी इंग्लिश में, बाकी कहीं नहीं होता है। पास्ट सिंपल का यदि आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाओगे, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। समझ में आया आपको? मेरे कहने का मीन्स ये है कि यदि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, देन यू नीड नॉट टू यूज एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब with v second, and if you are doing so, then your sentence is wrong. आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कर रहे हैं, तो आपका सेंटेंस गलत जा रहा है। ठीक है।
समझ में आ गया? विवेक पाटीदार, कैन यू हियर मी? सौम्य शाह। चलो ठीक है। नेहल सुथार। नेहल सुथार, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो बेटा, एनी क्वेश्चन? whatever you have been whatever you have been taught just now, if you have any doubt, if you have any question, you can ask me just now. I will try to solve your every question. ठीक है, आपको पूछना पड़ेगा बेटा। जो भी डाउट्स हैं तुरंत क्लियर करने होंगे आपको। थोड़ी सी भी दिमाग में डाउट लेकर के क्लास को लीव नहीं करना है, क्योंकि आज का डाउट अगर आज की क्लास में अगर क्लियर नहीं किया तो फिर आगे हम दूसरा टॉपिक लेंगे और आपका आज की क्लास का डाउट डाउट ही रह जाएगा। ठीक है? और एक डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आगे की क्लास में भी वो डाउट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको आगे की क्लास भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको हर डाउट को उसी क्लास में सॉल्व कर देना है, टीचर से पूछ लेना है कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप रिपीट करें एक बार। ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं क्लास को, आपको इस पूरे वीडियो को वापस एक बार ईयरफोन लगा करके सुनना है। वो सुनने के बाद भी अगर कोई डाउट हो, आप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। Okay, got it? चलो, नाउ वी शैल टॉक अबाउट वी थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं, पार्टिसिपल दो तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का आपका कोई टॉपिक नहीं है आपकी क्लास में, फिर भी मैं आपको पार्टिसिपल पे एक ओवरव्यू जरूर दूंगा जब आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाऊंगा उस समय, कि पार्टिसिपल क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा पार्टिसिपल के बारे में बता देता हूं कि पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जिसको एज एन एडजेक्टिव यूज की जाती है। यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है? जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, उसको भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है? हम पहले बात करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज टेंस में कहां कहां होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम? सिद्धि सोमपुरा, कैन यू टेल मी इन विच टेंस वी कैन यूज बी थर्ड? सिद्धि सोमपुरा, कैन यू हियर मी? बताओ मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कौन से टेंस में होता है? ओके। जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट थ्री होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं आपको वो हेल्पिंग वर्ब बताने वाला हूं जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या मुझे आप वो हेल्पिंग वर्ब बता सकते हैं कि सर ये वाली हेल्पिंग वर्ब आई तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, जहां पर भी आई आपको वहां पे आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है? आंख बंद करके का मेरा मतलब है विदाउट डाउट, निसंदेह, बिना किसी डाउट को, डाउट का आपको हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है? यदि आप हैज हैव के बाद किसी और फॉर्म का यूज करते हैं, हेड के बाद किसी और फॉर्म का यूज करते हैं, विल हैव शैल के हैव के बाद किसी और फॉर्म का यूज करते हैं, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आपको विल हैव, शैल हैव, हेड और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है? नेहल सुनाई दे रहा है?
हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएगा, एंड विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज टेंस में। अब क्वेश्चन इज दैट कैन वी यूज वी फर्स्ट विद अदर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या उनके साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने पूछा कि क्या हम इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं क्या? वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, वेन एवर वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं। मतलब हम इज एम आर के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं व्हेन वी मेक अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, हम वॉज वर के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं व्हेन वी चेंज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस इनटू पैसिव वॉइस। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम पैसिव बनाते हैं तो उस समय वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आपके आंसर से और आपको रेस्पॉन्स से मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें क्लियर है आपकी, और बहुत मजा आएगा इस तरह से जब पहले से चीजें क्लियर हो और उसको जब हम पढ़ते हैं तो अगली कड़ी जब हम लेते हैं उस टॉपिक की तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है हमें। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीजें, आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया, आपको प्रकाश जी ने पढ़ाया, जिसने पढ़ाया, बहुत अच्छा आपको सिखाई है सारी चीजें, और काफी हद तक आपको आपकी जो चीजें वो क्लियर है। तो आपको इतनी लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितनी लेबर करोगे उसका बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको 10th क्लास में मिलने वाला ग्रामर में। ठीक है, और वही चीजें 11 में भी आने वाली है, तो 11 के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वर्ब की थर्ड फॉर्म की, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, एक्टिव के सेंटेंस में, और पैसिव के सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी शैल टॉक अबाउट आईएनजी फॉर्म विच इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम। ठीक है, पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव भी यूज की जाती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म को हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब भी आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज होती है उसको जिरन बोलते हैं। जिरन क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, इसका मैं आपको पूरी ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। यदि ऑफलाइन क्लास नहीं लगी तो ऑनलाइन में भी बताऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे आईएनजी फॉर्म। टेंस में इसका यूज कहाँ होता है, आप सबको पता होगा। आपने अभी तक जो रेस्पॉन्स दिए, जो आंसर दिए हैं, उसके हिसाब से मुझे पता है कि आपको ये भी पता है कि आईएनजी फॉर्म का यूज किस टेंस में होता है। चलो बताओ मुझे। वेरी नाइस, वी यूज आईएनजी फॉर्म इन कंटिन्यूस टेंस, whether it is present continuous, past continuous or future continuous. In any kind of continuous tense we use ing form. ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि कंटिन्यू टेंस कितने हैं इंग्लिश में? क्या आप बता सकते हैं कंटिन्यू टेंस कितने हैं आप इंग्लिश में? 4। और कोई बता सकता है? कौन कौन से? नेहल, नेहल, नेहल बताओ, आप बहुत सही जा रही हो। 6 टेंसेस होते हैं, 6 टेंसेस होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू में परफेक्ट कंटिन्यू भी आता है बेटा। ठीक है, तो 3 तो कंटिन्यू और 3 परफेक्ट कंटिन्यू, तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। और चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यू हो और कंटिन्यू हो, कंटिन्यू नाम आया मतलब आपको वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू हो या कंटिन्यू हो, कंटिन्यू आया मतलब आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। वो आईएनजी फॉर्म ही आपको बताती है कि ये सेंटेंस यानी ये जो एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू है। ठीक है,
जैसे मैं एक सेंटेंस बोल करके आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। मैं कहूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, सुनाई दिया आपको? आई एम गोइंग टू स्कूल में आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू एक प्रीपोजिशन है, स्कूल एक नाउन है। टू प्लस स्कूल मिलकर के एक एडवर्ब ऑफ प्लेस बना रहे हैं कि एक्शन कहां हो रहा है। ठीक है, आप कहां जा रहे हैं वो प्लेस डिनोट कर रहा है उसमें, स्कूल जो है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गोइंग वर्ब लगाई है वो आपको ये बता रही है कि आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, चल रहा है। अब कौन सा कंटिन्यू है? अब कंटिन्यू तो मैंने कहा सिक्स है, तो कौन सा कंटिन्यू है उसको देखने के लिए उस वर्ब के आगे जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की है उस हेल्पिंग वर्ब को आपको देखना है। वो हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी कि कौन सा कंटिन्यू है, कि प्रेजेंट कंटिन्यू है, कि पास्ट कंटिन्यू है, कि परफेक्ट कंटिन्यू है, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, कि फ्यूचर कंटिन्यू है, कि वो टेंस बताने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि गोइंग, तो गोइंग बता रहा है कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा है। अब कौन सा कंटिन्यू है वो बताएगा आपको एम, इज एम आर आया तो प्रेजेंट है, कि प्रेजेंट कंटिन्यू है वो। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी मिल करके आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यू है। इज एम आर आपको बताता है कि प्रेजेंट है और आईएनजी फॉर्म आपको बताती है कि कंटिन्यू है, मतलब दोनों मिल करके बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू है। अगर मैं इज आर की जगह उस कंटिन्यू वर्ब के साथ वॉज वर्ब का यूज करता हूं तो वॉज वर्ब बताएगा कि जो टेंस कंटिन्यू है वो पास्ट का है, यानी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यू बनाता है। यदि मैं वॉज वर्ब को रिमूव करके विल बी शैल बी लगाता हूं और आगे कोई आईएनजी फॉर्म लगाता हूं तो आईएनजी फॉर्म बता रही है कि सेंटेंस आपका वो एक्शन कंटिन्यू है, और विल बी शैल बी बताएगा कि वो फ्यूचर है, यानी विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म मिल करके बता रही है कि आपका सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यू का है। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी याद रखनी है कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर प्रेजेंट, वाज वर्ब पास्ट, विल बी शैल बी फ्यूचर। ठीक है, इज एम आर प्लस वी आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यू, वाज वर्ब प्लस वी आई एन जी पास्ट कंटिन्यू, विल बी शैल बी प्लस वी आई एन जी तो वो होगा फ्यूचर कंटिन्यू। अब हम परफेक्ट कंटिन्यू की बात भी कर लेते हैं। जब बात कंटिन्यू की चल रही है तो परफेक्ट कंटिन्यू भी कर लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यू में सबसे पहले एक एक चीज को देखनी है आपको। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आपको केयरफुली लिसन करना है उसको, फिर उस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004। सुना आपने? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004, सुना आपने? जिसमें आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग वर्ब है। अब आपको बताया कि टीचिंग आईएनजी फॉर्म है तो क्या बता रही है कि सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? कंटिन्यू में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? कंटिन्यू में लिखा हुआ है। अब हैज हैव का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो ये सेंटेंस जो है जिसमें हैज हैव यूज किया वो बता रहा है कि सेंटेंस परफेक्ट भी है। फिर बता रहा है कि बीन लगाया है, मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यू बता रहा है, क्योंकि हैज हैव के जस्ट बाद तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हैज हैव के बाद हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी हो तो हैज हैव प्लस आईएनजी के बीच में हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्म यूज करते हैं, बी डब्ल्यू एन बिन। ठीक है, तो हैज बीन हैव बीन ये बताएगा कि ये परफेक्ट है, और आईएनजी फॉर्म बताएगी कि कंटिन्यू है, मतलब हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी दोनों मिलकर के बताएगी कि परफेक्ट कंटिन्यू है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज की है मैंने, सीन्स भी यूज किया है, 2004 यानी पास्ट का टाइम भी यूज किया है। तो इस पर हम पूरा डिटेल आपको जो भी क्लास पढ़ाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे टेंस तब बताएंगे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू के ऊपर और दे देता हूं कि सीन्स फोर प्लस टाइम का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यू में करते हैं, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यू में, केवल फ्यूचर को छोड़ करके। फ्यूचर में सीन्स की जगह हम किसी और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं,
वो क्या करते हैं मैं आगे बताऊंगा, और क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि सिंस के बाद जब भी आप किसी टाइम का यूज करते हो तो वो टाइम हमेशा पास्ट का होता है। किसका होता है? कौन सा टाइम होता है? पास्ट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सिंस मंडे, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट मंडे। इफ आई से सिंस जनवरी, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट जनवरी। ओके, सिंस जहां पर भी आया उसके साथ जो भी टाइम मेंशन किया है वो टाइम पास्ट का होगा। यदि आप सिंस करके फ्यूचर का कोई टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने सिंस का यूज गलत टाइम के साथ किया है। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया सिंस 2025, दिस इज रॉन्ग बिकॉज 2025 इज येट टू कम। ओके, समझ में आ रहा आपको? आप बोल सकते हैं सिंस 2020, यू कैन से सिंस 2006, यू कैन से सिंस 2015। ठीक है, क्योंकि ये सारे वो टाइम है जो पास्ट। आप फ्यूचर का कोई भी टाइम सिंस के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। यदि फ्यूचर का टाइम आप यूज करते हो तो आप सिंस की जगह फ्रॉम का यूज कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ? इफ आई से फ्रॉम जनवरी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनवरी, बट इफ आई से सिंस, सॉरी, if I say from January means I am talking about next January, but if I say since January means I am talking about last January. Have you understood? तो ये सारी जो चीजें हैं छोटी छोटी वो भी आपको ध्यान रखनी है कि since का यूज करते हैं, for का यूज करते हैं, from का यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक चीज को, हर एक छोटी चीज को हम क्लियर करके आगे चलेंगे। हम केवल सीखने के लिए पढ़ेंगे, हम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए नहीं पढ़ेंगे कि हम इसको पढ़ करके मार्क्स ले आएंगे बहुत ज्यादा। ये हमारा पर्पस नहीं होगा पढ़ने के लिए। हमारा पढ़ने का उद्देश्य, आपके पढ़ने का उद्देश्य सीखना होगा, और मेरे पढ़ाने का जो पर्पस है वो सिखाना होगा। किसी भी चीज को आप सीखने के लिए पढ़ोगे, आपका पर्पस अगर सीखना होगा तो आप डुअल पर्पस आपका पूरा होगा। आपके जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली आप गेन करोगे, साथ ही साथ उस चीज को आप लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में बिठा लोगे, आप कभी भूलोगे नहीं। आप एक्सप्लेन कर लोगे अच्छी तरह से जब सीखने के उद्देश्य से पढ़ोगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी अंदर क्यूरियोसिटी वो जगानी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा किसी चीज को सीखने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज तब तक नहीं सीखी जाती जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं हो, आपको उस चीज को सीखने का इंटरेस्ट नहीं हो। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, आपको थोड़ा एंजॉय करना पड़ेगा, क्लास को आनंदित होना पड़ेगा आपको। क्लास जैसे ही खत्म होती है, लीव करते हो, तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए कि आज मजा आ गया यार क्लास में, बहुत इंजॉय किया आज क्लास को, बहुत अच्छा लगा आज क्लास को। ठीक है, यूं नहीं कि आप बोर हो गए हो क्लास से, तो फिर वो चीजें आपके दिमाग से बाहर है। और क्लास को कैसे इंजॉयबल बनाना, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप क्लास को अच्छी तरह से इंजॉय करो। हर चीज को सीखने की आपके अंदर थोड़ा सा भाव जगे, क्यूरियोसिटी जगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। मैंने जितना भी पढ़ाया, आई हैव रिकॉर्डेड द क्लास, यू कैन लिसन जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द क्लास। ओके, आप एक बार फिर से सुन लेना। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर फिर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, नाइस डे, नाइस डे, नाइस डे बेटा।